हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेंसिक फाइल। आज हैं दोस्तों 26 अगस्त और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विद्या जैन मर्डर केस के बारे में। इसकी पूरी कहानी, इस कहानी का पूरा घटनाक्रम मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। कौन थी विद्या जैन, किसने विद्या जैन की हत्या की, डकैती थी या फिर साजिश, और कौन था असली गुनहगार, मास्टरमाइंड। दोस्तों, जब विद्या जैन की हत्या हुई तो पूरे देश की नज़रें इस केस पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये कोई केस छोटा मोटा केस नहीं था, बल्कि एक हाई प्रोफाइल केस था। क्योंकि दोस्तों, ये हत्या देश के सबसे बड़े आई सर्जन डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन की पत्नी की हुई थी। और नरेंद्र सिंह जैन उस समय देश के राष्ट्रपति वीवी गिरी के पर्सनल डॉक्टर थे। तो अब पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया, एक्टिव हो गया, और पूरी पुलिस टीम कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी। जब दोस्तों पुलिस ने कातिल के बारे में पता लगाया तो सभी के होश उड़ गए। सभी हैरान हो गए और सोचने लगे कि क्या कोई आदमी इतना कर सकता है, इतनी दरिंदगी कैसे बरत सकता है, कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं उस तारीख की तरफ जिस दिन ये घटना हुई थी। तारीख थी 4 दिसंबर 1973। अब दोस्तों, ये दिल्ली में घटना हुई तो उस समय दिल्ली में सर्दियों का मौसम था और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन दिल्ली में एक क्लिनिक चलाते थे। उनका क्लिनिक दिल्ली के चांदनी चौक में था। अब शाम हो गई थी तो वो क्लिनिक से बाहर निकलते हैं और क्लिनिक पर ताला लगाकर अपने घर की तरफ चलते हैं। उनका घर दिल्ली के पॉश इलाके यानी कि डिफेंस कॉलोनी में था। घर पहुंचकर डॉक्टर नरेंद्र जैन अपनी पत्नी विद्या जैन से कहते हैं कि चलो आज दीदी के यहाँ पर होकर आते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। डॉक्टर नरेंद्र जैन की बहन का घर उसी कॉलोनी में था। अब दोनों घर से बाहर निकलते हैं। उस समय शाम के 7:30 बजे थे, अंधेरा काफ़ी हो चुका था। दोनों कार की तरफ आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र जैन की कार है वो एक नाले के पास में खड़ी थी और नरेंद्र जैन कार की ड्राइविंग वाली सीट की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनकी पत्नी ड्राइविंग के जो पास वाली सीट होती हैं उसकी तरफ। नरेंद्र जैन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं कार का और वो देखते हैं आसपास उनकी पत्नी उन्हें वहाँ पर दिखाई नहीं देती है जहाँ पर होनी चाहिए। आसपास देखते हैं, नज़रें घुमाते हैं, उन्हें उनकी पत्नी नहीं मिलती हैं। हैरान हो जाते हैं कि उनकी पत्नी साथ साथ में रवाना हुई और कुछ ही सेकंडों में गायब कैसे हो गई। कार के आगे पीछे देखते हैं। फिर दोस्तों, उनको नाले से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब नाले में झांककर देखते हैं तो उन्हें कुछ धुंधली सी चीज़ दिखाई देती है। अपनी आँखों को मसलते हैं और चश्मे को ठीक करते हैं। फिर पता चलता है कि उनकी पत्नी मुंह के बल लेटी हुई है। और फिर नरेंद्र जैन जोर से चिल्लाते हैं मदद के लिए। तो उनके घर से 2 गेस्ट बाहर निकल कर आते हैं। उनका नाम था ठाकुर राम सिंह और उनकी पत्नी किरण बाई, और 2 नौकर निकल कर आते हैं। अब इसी बीच में एक आदमी कूदकर नाले से बाहर निकलता है। डॉक्टर नरेंद्र जैन उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो पिस्टल निकालता है और नरेंद्र जैन की तरफ तान देता है। डॉक्टर नरेंद्र जैन अपने कदम पीछे खिसकाते हैं और वो व्यक्ति गन तान कर भाग जाता है। अब जो नौकर थे उनका नाम था गंगा सिंह और कुंदन सिंह, और ये सभी मिलकर नरेंद्र जैन की पत्नी को उस नाले से बाहर निकालते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, करा रही थी और पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। ये सभी विद्या जैन को कार में बिठाते हैं और एक दोस्तों क्लिनिक की तरफ चलते हैं। वो क्लिनिक डॉक्टर नरेंद्र जैन के दोस्त का ही था, सैन नर्सिंग होम। उस क्लिनिक की तरफ चलते हैं और जैसे ही क्लिनिक पहुंचते हैं तब तक उनकी पत्नी विद्या जैन की मौत हो चुकी थी। अब दोस्तों ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था, हाई प्रोफाइल केस था।
तो पुलिस को भी सूचना मिल जाती है। अब जब विद्या जैन का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो ये पता चलता है कि विद्या जैन को 16 बार चाकू से गोदा गया था, क्योंकि विद्या जैन की डेड बॉडी पर 16 चाकू के बड़े बड़े घाव थे। अब पुलिस है वो डॉक्टर नरेंद्र जैन से पूछती हैं कि कौन थे, किसी पर आपको शक है क्या, किसने मारा है? तो नरेंद्र जैन सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझे नहीं पता है वे लोग कौन थे। जो लोग भाग रहे थे, जिन्होंने चाकू मारकर विद्या की हत्या की, वे लोग ही गुनहगार हैं और मैं उन लोगों को नहीं जानता। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो सवाल यह था कि विद्या जैन की हत्या किसने की, यह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि विद्या जैन की हत्या है वो क्यों हुई, सवाल यह है। इससे पहले दोस्तों हत्यारों के बारे में पता चले, कहानी को थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन अपनी 6 बहनों में इकलौते भाई थे। उनके पिता हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन शुरुआत से पढ़ाई में तेज़ थे, होशियार थे और स्कॉलरशिप से उन्होंने अपनी मेडिकल की पूरी पढ़ाई की, फिर डॉक्टर बन गए और फिर 1960 तक आते आते वो देश के सबसे बड़े आई सर्जन के तौर पर उभरने लगे, काफ़ी नाम होने लगा। डॉक्टर नरेंद्र जैन बोलने में काफ़ी सौम्य थे, प्यार से बात करते थे, उर्दू शायरी भी बोल दिया करते थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा था, तो उनकी पैशन से भी खूब बनती थी। अब दोस्तों साल आता है 1969 और यह साल डॉक्टर नरेंद्र जैन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत ही बड़ा पड़ाव था। तारीख थी 24 अगस्त 1969 और इसी दिन देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी को चुन लिया जाता है। अब वीवी गिरी की आंखों में समस्या थी, तो आंखों के इलाज के लिए डॉक्टर को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर पता चला कि जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन हैं वो देश के सबसे बड़े आई सर्जन हैं, काफ़ी मशहूर हैं, तो उनको राष्ट्रपति वीवी गिरी का पर्सनल डॉक्टर चुन लिया। और अब इसके साथ साथ में डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन है वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी चलाते थे, क्लिनिक। अब दोस्तों दिसंबर की उस शाम जब डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन की पत्नी की हत्या हुई तो नरेंद्र सिंह जैन से पूछा कि आपको किसी पर शक है? तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी पर शक नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। तो पुलिस ने पूछा कि आपके हिसाब से ये हत्या क्यों हुई? तो उन्होंने कहा कि शायद डकैती के लिए हुई होगी। लेकिन पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जो गहने विद्या जैन अपने घर से पहनकर निकली थी वो सही सलामत है। मतलब पुलिस ने डकैती के इस एंगल को खारिज कर दिया। अब पुलिस है डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन के घर के आसपास लोगों के बयान दर्ज करती हैं, उनसे पूछती हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी पत्नी कैसी है, कोई आता जाता है क्या। चारों तरफ से पूछताछ करते हैं लेकिन कोई उनके हाथ सबूत नहीं लगता है। अब जब पूरी पुलिस टीम है वो सवालों के पीछे पड़ी हुई थी, कौन क्यों क्या, तो एक सवाल पुलिस को खटक रहा था कि इस हमले में डॉक्टर जैन को चोट क्यों नहीं आई। उनकी पत्नी की कोई इतनी बेरहमी से हत्या कर देता है और पोस्टमार्टम से ही पता चलता है कि किसी ने प्लान बनाकर हत्या की है और बड़ी बेरहमी से हत्या की है, शायद कोई बदला लेना चाहता हो। ये एंगल भी था और पास में खड़ी डॉक्टर जैन को एक खरोंच भी नहीं आती है। अब सवाल दोस्तों ये था। अब दोस्तों पुलिस की नज़रों में डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन हाईलाइट हो चुके थे। अब पुलिस नरेंद्र जैन के घर पर जाती है, उनके नौकरों और घर परिवार सभी से पूछती हैं। तो दोस्तों पुलिस कहती हैं कि क्या आपको नरेंद्र सिंह जैन पर कोई शक है, किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई झगड़ा, कोई चक्कर अफेयर का, या दोनों पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़े होते थे। तो जब ये पूछताछ करती हैं तो एक नाम सामने निकल कर आता है, वो नाम था चंद्रेश शर्मा। अब पुलिस पूछती है कि चंद्रेश शर्मा कौन है, तो पता चलता है कि चंद्रेश शर्मा डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन की सेक्रेटरी हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया। अब पुलिस चंद्रेश शर्मा को हिरासत में ले लेती है, घर की तलाशी लेती हैं तो कुछ फ़ोटोज़ सामने निकल कर आते हैं। उन सभी फ़ोटोज़ में दोस्तों एक फ़ोटो विद्या जैन का भी था।
अब जब चंद्रेश शर्मा से पूछा जाता है तो इन तस्वीरों की कहानी कुछ इस प्रकार सामने निकल कर आती है। अब इसके बाद में चंद्रेश शर्मा बताती हैं कि 1960 में उसकी पहली शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों के बाद उसके पति की मौत हो गई। अब 1964 में उसकी दूसरी शादी आर्मी के कैप्टन से हुई, लेकिन दोस्तों ये शादी ज़्यादा देर तक चली नहीं और 1967 तक आते आते 1967 तक आते आते दोनों का तलाक हो गया। अब दोस्तों उसी साल चंद्रेश शर्मा डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन से मिली और नरेंद्र सिंह जैन ने चंद्रेश शर्मा को अपना सेक्रेटरी बना लिया। अब दोस्तों धीरे धीरे इनके बीच में दूरियां कम होती गई, प्यार बढ़ता गया, दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। अब दोस्तों इस अफेयर की खबर विद्या जैन को पता चल जाती है और विद्या जैन नरेंद्र जैन पर चिल्लाती हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, उस चंद्रेश शर्मा को क्लिनिक से निकाल दो। बार बार कहने के बाद में नरेंद्र जैन परेशान होकर उस चंद्रेश शर्मा को क्लिनिक से निकाल देते हैं, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों इन दोनों के बीच में अफेयर है वो जारी रहता है। अब पुलिस ने दोनों के बैंक अकाउंट को चेक किया तो ये पता चला कि साल 1972 में चंद्रेश शर्मा को नौकरी से निकाल दिया गया और वो अम्बाला शिफ्ट हो गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर जैन हैं वो चंद्रेश शर्मा के बैंक अकाउंट में पैसे टाइम पर महीने की उस फिक्स तारीख को जमा करवाते रहे। अब इससे ये पता चला कि नौकरी से निकालने के बाद भी इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। डॉक्टर जैन चंद्रेश शर्मा से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके बीच में उनकी जो वर्तमान शादी है वो शादी आड़े आ रही थी। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन उस समय देश के राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर थे, ऊंचे सर्कल में उनका उठना बैठना था, समाज में काफ़ी उनकी इज्जत थी और अगर उन्होंने तलाक दिया तो समाज में उनकी बड़ी बदनामी होगी। तो इस बदनामी से बचने के लिए डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन और चंद्रेश शर्मा ने चुपके से विद्या जैन को रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाया। अब हत्या की प्लानिंग बनानी थी तो चंद्रेश शर्मा अपने एक दोस्त से मिली, राकेश कौशिक। उम्र थी 25 साल और राकेश कौशिक दिल्ली के कैंटोनमेंट में हवलदार की नौकरी करता था। अब चंद्रेश शर्मा राकेश कौशिक को पूरी कहानी बताती है कि वो डॉक्टर की पत्नी विद्या जैन को रास्ते से हटाना चाहती हैं, वो डॉक्टर जैन से प्रेम करती हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं और काम को अंजाम देने के लिए पैसे भी मिलेंगे। तो राकेश कौशिक कहता है कि ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों राकेश कौशिक अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम है करण सिंह। उसको थोड़ी पैसों की ज़रूरत थी, तो राकेश कौशिक करण सिंह को पूरी कहानी बता देता है। करण सिंह को कहता है कि तुम्हें एडवांस के तौर पर 10,000 रुपये मिलेंगे और 10,000 रुपये काम को पूरा होने के बाद में। तो 10,000 रुपये एडवांस लेकर करण सिंह तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन दोस्तों अगले 3 महीने तक करण सिंह बहाना बनाता है और कहता है कि काम हो जाएगा, लेकिन एक दिन वो वहाँ से गायब हो जाता है। राकेश कौशिक उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कांटेक्ट नहीं होता है। दरअसल में दोस्तों करण सिंह वो 10,000 रुपये लेकर कहीं भाग गया। अब दोस्तों नवंबर का महीना आ गया। चंद्रेश शर्मा राकेश कौशिक पर दबाव बनाती है, तो राकेश कौशिक अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेकर गांव चला जाता है। उसका गांव हरियाणा के चरखी ददरी में पड़ता था। अब दोस्तों उसी गांव में राकेश कौशिक एक 20 साल के लड़के से मिलता है जिसका नाम था राम किशन। अब राम किशन वो पैसे से मोटर मैकेनिक था और वो हमेशा पैसा कमाने के बारे में बात करता था। तो राकेश कौशिक ने उसे बताया कि तुम दिल्ली में आ जाओ, एक बहुत ही अच्छी जॉब है जहाँ तुझे खूब पैसा मिलेगा। तो काम के लालच में राम किशन दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आकर राकेश कौशिक से मिलता है तो राकेश कौशिक उसे कहता है कि तुझे पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुझे डॉक्टर नरेंद्र जैन की पत्नी विद्या जैन की हत्या करनी पड़ेगी। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब इसके बाद में रामकिशन ने एक नाटक किया। नाटक करने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो तैयार हो गया हो इस काम को करने के लिए, और वो गाजियाबाद से एक चाकू भी खरीद कर लाया था विद्या जैन की हत्या करने के लिए। अब राकेश कौशिक और
रामकिशन दोनों टैक्सी में कई हफ्तों तक विद्या जैन का पीछा करते रहे, लेकिन हर बार रामकिशन कोई न कोई बहाना बनाकर विद्या जैन की हत्या करने से बच जाता था। और अब तारीख आ गई थी 1 दिसंबर 1973 और उस दिन रामकिशन ने राकेश को कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो विद्या जैन की हत्या नहीं करेगा। इसके बदले में उसने एक आदमी के बारे में बताया जो इस तरह का काम करता था। उस व्यक्ति का नाम था कल्याण। अब इसके बाद में राकेश कल्याण से मिला और पूरी कहानी बताई। तो कल्याण ने एक उस्ताद के बारे में बताया। उस उस्ताद का नाम था भागीरथ। अब भागीरथ ने इस काम को अंजाम देने के लिए 2 और लोगों के बारे में बताया। उन 2 लोगों का नाम था करतार सिंह और उजागर सिंह। अब करतार सिंह और उजागर सिंह को जब पूरी कहानी बताई तो इन दोनों लोगों ने इस काम को अंजाम देने के लिए 25,000 रुपये मांगे। तो राकेश कौशिक तुरंत तैयार हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों सभी लोगों ने मीटिंग करने का फैसला किया। 4 दिसंबर की शाम दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में सभी लोग इकट्ठा हुए और डॉक्टर जैन भी उस मीटिंग में शामिल हुए। और डॉक्टर जैन ने कहा कि काम को आज ही अंजाम देना है और करतार और उजागर ने कहा कि हो जाएगा। अब इसके लिए करतार और उजागर को 500 रुपये एडवांस में दिए। उन्होंने पूछा कि 50% दो। तो इसके जवाब में जो राकेश कौशिक कहता है कि पिछली बार भी करण सिंह है वो 10,000 रुपये लेकर कहीं भाग गया, तो इसलिए काम को पूरा करने के बाद में तुमको तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। इसके बाद में डॉक्टर जैन वहाँ से चले जाते हैं। चंद्री शर्मा कहती है कि शाम के 6 बजे मैं भी डॉक्टर जैन के घर पर पहुँच जाऊँगी। अब प्लान दोस्तों यह था कि जैसे ही डॉक्टर जैन और विद्या जैन घर से बाहर निकलेंगे, करतार सिंह और उजागर सिंह विद्या जैन को दबोचकर उसकी हत्या कर देंगे। और साथ साथ में चंद्री शर्मा यह भी कहती हैं कि एक बात का ध्यान रखना, डॉक्टर जैन को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों सच कहूँ तो इस प्लान को बनाने में सबसे बड़ी चूक यहीं पर थी कि डॉक्टर जैन को एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों पुलिस का सबसे बड़ा सवाल यही था। और दोस्तों ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी कि अकेले विद्या जैन पर हमला क्यों हुआ और डॉक्टर जैन को एक भी खरोंच क्यों नहीं आई। और दूसरा सवाल ये खटक रहा था कि डॉक्टर जैन ने उन हमलावरों का पीछा क्यों नहीं किया, वो अपनी जगह गूंगे की तरह खड़े होकर क्यों देख रहे थे। अब दोस्तों इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए पुलिस है करतार सिंह और उजागर सिंह को दबोच लेती है। अब पुलिस के डंडे के सामने दोनों अपना मुंह खोल देते हैं, लेकिन दोस्तों पुलिस को वो चाकू नहीं मिला जिस चाकू से विद्या जैन की हत्या हुई। तो ये पूरा केस सर्क्यूमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर तय होना था, यानी कि परिस्थिति के आधार पर कैसा हुआ, क्यों हुआ और किसी के गवाही पर। तो सेशन कोर्ट में मामला चला। तो सेशन कोर्ट ने तुरंत इस मामले की सुनवाई करते हुए डॉक्टर जैन, चंद्रेश शर्मा और राकेश कौशिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और करतार सिंह और उजागर सिंह को सिर्फ 2 साल की सज़ा सुनाई, वो भी सिर्फ हत्या रखने के जुर्म में। अब दोस्तों इसके बाद में ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया और हाईकोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि हत्या करने का कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि विद्या जैन को ये पता था कि दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। तो फिर अचानक चंद्री शर्मा और डॉक्टर जैन ने विद्या जैन की हत्या क्यों की होगी। उस वकील का कहने का मतलब यह था कि डॉक्टर जैन और चंद्री शर्मा ने विद्या जैन की हत्या नहीं की, किसी और ने की है। तो दोस्तों अभियोग पक्ष में 2 गवाहों को पेश किया गया। उन गवाहों के नाम थे करण सिंह और रामकिशन। दोनों ने बयान दिया। अब अदालत ने ये मान लिया कि डॉक्टर जैन और चंद्रेश शर्मा के पास हत्या करने का एक अच्छा खासा मोटिव था और उन गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने डॉक्टर जैन, चंद्रेश शर्मा, राकेश कौशिक, करतार सिंह और उजागर सिंह को दोषी माना। अब दोस्तों फैसले की बारी थी। जब दोस्तों इसका फैसला आया तो पूरा देश हैरान था, क्योंकि डॉक्टर जैन,
चंद्रेश शर्मा और राकेश कौशिक को उम्र कैद की सज़ा मिली, जबकि करतार सिंह और उजागर सिंह को सजाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा सुना दी। अब इसके बाद में दोस्तों ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि दोस्तों जिन दो लोगों को इस हत्या करने के लिए 500 रुपये मिले उनको सजाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा दी गई, जबकि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश रची उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये कैसे हो सकता है? सज़ा तो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हालांकि हत्या करने की पूरी प्लानिंग है वो डॉक्टर जैन और चंद्रेश शर्मा की थी, लेकिन इसके असली गुनहगार, जो असली कसूर है, वो करतार सिंह और उजागर सिंह का था। अगर दोनों पैसों के लालच में आकर हत्या नहीं करते तो विद्या जैन की हत्या नहीं होती। ये फैसला थोड़ा अजीब था, लेकिन उस समय दोस्तों ये सुपारी किलिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में गिना जाता था, यानी कि पैसे देकर किसी की हत्या करना। लेकिन बाद के सालों में जो अदालत ने जो फैसले सुनाए उसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी कि सुपारी देने वाले और हत्या करने वाले दोनों को बराबर दोषी माना। इस फैसले के बाद में करतार सिंह और उजागर सिंह दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों इसके 16 साल के बाद में चंद्रेश शर्मा और डॉक्टर जैन को अच्छे व्यवहार के चलते जेल से रिहाई मिल गई। तो दोस्तों ये थी विद्या जैन मर्डर केस की पूरी कहानी, जो मैंने आपके साथ अनफिल्टर्ड तरीके से शेयर की है। विद्या जैन, जिसको शायद ये पता होगा कि उसके पति ने उसकी हत्या का प्लान बनाया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन एक बहुत ही नामचीन व्यक्ति, जिनका एक अच्छा नेम था, देश के सबसे बड़े आई सर्जन, जो राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर भी बन गए। अच्छा नेम था, फेम था, ढेर सारा पैसा था, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने प्यार के लिए या फिर प्यार के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। और इस केस से दोस्तों ये भी पता चलता है कि लोग प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फैसला भी अजीब था। जिन लोगों ने हत्या का पूरा प्लान बनाया उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई, और चंद्रेश शर्मा और डॉक्टर जैन को 16 साल के बाद में उन्हें अच्छे व्यवहार के चलते छोड़ दिया गया। और जिन लोगों को हत्या करने के लिए सिर्फ 500 रुपये ही दिए गए थे उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। देश में प्रोटेस्ट भी हुआ, न्याय व्यवस्था पर कुछ लोगों ने उंगली भी उठाई, लेकिन कानून व्यवस्था है, वो कानून अपने हिसाब से चलता है। दोस्तों विद्या जैन मर्डर केस के बारे में आप क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही हिंदी क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल फॉरेंसिक फाइल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी और क्राइम स्टोरी में। जय हिंद।